हिस्ट्री के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत का ये सेगमेंट चल रहा है, बहुत जल्दी हम खत्म करने के प्रयास में हैं। तो आज हम बात करेंगे इब्राहिम लोदी, एक अंतिम शासक की तरह देखा जा सकता है। और इसके पश्चात दिल्ली सल्तनत की नींव पूरी तरह उड़ गई, खत्म हो गई। सिकंदर की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी अफगान अमीरों की सर्वसम्मति से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें हार गया और यहाँ से मुगल साम्राज्य की नींव रख दी गई। यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ है। अब इसके आगे की बात हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब प्रशासनिक स्थिति की अगर बेटा इनकी बात करें तो इनकी प्रशासनिक स्थिति कैसी थी? मुस्लिम राज्य सैद्धांतिक रूप से धर्म प्रधान राज्य था। खलीफा पूरे मुस्लिम जगत का सर्वोच्च प्रधान है। भाई खलीफा होगा वही सर्वोच्च प्रधान है, खलीफा के बिना तो काम आपका चलना ही नहीं। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। उसके बाद तो भैया जकीर है। बगदाद के खलीफा ने सुल्तान बोला। खिजर खान को छोड़कर दिल्ली सल्तनत के सभी तुर्की शासकों ने सुल्तान की उपाधि धारण की और इसने यह उपाधि महमूद गजनवी से प्राप्त की गई थी। दिल्ली सुल्तानों ने अधिकांश ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। खिजर खान ने तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रभुत्व स्वीकार किया और रैयत आला की उपाधि धारण की। खिजर खान ने कौन सी उपाधि ली? रैयत आला, बाकी सब सुल्तान बने। बलगन का कहना था राजा देवत्व का अंश होता है और उसकी समानता कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। भाई जाहिर सी बात है, देवता हो तो तुम्हारी समानता कौन करे? आदिम खिलजी ने सुल्तान पद की गरिमा को सदा सर्वोपरि रखा और सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। तो बलवान और ये थोड़े ज्यादा अच्छे थे। इन्होंने अपनी श्रेष्ठता को बिल्कुल अलग तरीके से जांचा और परखा है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बेटा इसके बाद हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन अलाउद्दीन के काजी गयासुद्दीन ने कहा था वह ऐसे आदेश जारी करता था जिससे वो राज्य के लिए उपयोगी और परिस्थितियों के अनुसार विवेकपूर्ण समझता था। वह जनता कि क्या शरीयत में उसकी अनुमति है या नहीं इसके बारे में नहीं सोचता था। भाई इस्लामी कानून क्या कह रहा है उससे उसे मतलब नहीं था। वो ये देखता था कि जनता के हित की चीज है कि नहीं। यदि वह जनता के हित का नहीं है तो उसके काम पे ही नहीं। वो कहता था भाई मैं अपने हिसाब से चलूंगा। फिरोज शाह तुगलक हर कार्य को लेमावर की मर्जी से करता था तो सुल्तान पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता था। लोधियों के शासनकाल में राजत्व का सिद्धांत सरदारों की समानता थी और उनकी व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय थी। ठीक है। अन्य शासकों के उत्तराधिकार का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं था कि दिल्ली के कौन से शासक बनेंगे। तो इसलिए सल्तनत में सरकारों में वंशानुगत शासन के सिद्धांत को लागू किया गया। सल्तनत कालीन भारत में प्रशासनिक संरचना फारसी अरबी पद्धति पर आधारित थी, किंतु सैन्य संगठन तुर्क और मंगोल पद्धति पर किया गया। जबकि हिंदुओं को भू राजस्व पद्धति को कायम रखा गया। भाई हिंदुओं के पास आए थे तो हिंदुओं का भू राजस्व हमने वहीं पर रखा और प्रशासन मिश्रित कर दिया। सुल्तान पूर्ण रूप से निरंकुश शासक था। संपूर्ण शक्ति उसके हाथ में केंद्रित हुआ करती थी। न्याय का अधिकार भी वह रखता था। एक तंत्रीय था। सुल्तान की इच्छा ही प्रमुख होती थी। केंद्रीय शासन का प्रधान भी सुल्तानी हुआ करता था। महत्वपूर्ण मामले में मजलिस से खिलाफत या मजलिस आम होती थी जिसमें वो अपने विश्वास पात्र अधिकारियों के साथ मिलकर चर्चा किया करता था और बात किया कर सकता था भाई इसमें आने वाले समय पर कुछ बदलाव आएंगे कि नहीं आएंगे। सुल्तान सभी विभागों प्रत्येक शाखा का स्वयं संचालन करता था। उसकी सहायता के लिए बहुत सारे मंत्री होते थे। सल्तनत काल में सभी प्रभावित पदों की नियुक्ति के व्यक्ति को आमीर कहा जा सकता था। राजकीय शक्तियों पर व्यवहारिक नियंत्रण रखने हेतु केवल दो ही कारक थे, अमीर वर्ग का दबाव तथा उलेमाओं का प्रभाव। इल्तुतमिश के काल में 40 अमीरों का समूह था जिसे चहलगानी कहा गया। आमिर वर्ग सर्वाधिक कमजोर स्थिति में बलबन के समय में था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अमीरों की स्थिति पूरी तरह बदल गई। पुराने अमीरों को हटाकर मिश्रित जनजाति के आधार पर पदाधिकारी की एक नई व्यवस्था स्थापित की इसने। लोधी ने अमीरों का सम्मान किया, है ना। फिरोज तुगलक के काल में सर्वाधिक मजबूत स्थिति इन लोगों की बन गई। अब इसके बाद क्या हुआ? इस काल में अमीर राजवंश अथवा प्रमुख सुल्तान के साथ बदलते रहते थे। अब भाई जैसे आज है राजगद्दी की बात करो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बदलते तो अपने फेवरेट ऑफिसर्स को बैठाते। भाई सुल्तान भी तो वही करेगा। सुल्तान को अपना शासन चलाना है, अपने फेवरेट ऑफिसर को नहीं बैठाएगा तो उसका भला कैसे होगा? तो अपने फेवरेट ऑफिसर को बैठा के रखता था। सुल्तान को गद्दी पर बैठने और उतारने वालों के रूप में बना रहा। परस्पर ईर्ष्या और गुटबंदी के कारण इसका प्रभाव घटता बढ़ता रहा। ठीक। आमिर के दो वर्ग थे, तुर्क और गैर तुर्क। अब जो रूढ़िवादिता के कानून और शरीयत को मानता था उन्हें लेमा कहा जाना सकता था, जिन्हें धार्मिक प्रमुख माना जा सकता है। वास्तव में इस्लामी कानून शरीयत और कुरान हदीस पर आधारित था। शरीयत की मान्यताओं में दुलेमा दो महत्वपूर्ण कार्य करते थे।
धार्मिक विषयों के लिए नीतिगत मामलों में सुल्तान को सलाह देते थे और राज्य के न्यायिक पदों पर उनका वास्तविक एकाधिकार था। मतलब जो न्याय है वो इस्लाम के अकॉर्डिंग हो। बलबन ने उलमाओं को सीमा तक राजनीतिक संरक्षण दिया। अलाउद्दीन ने उलमाओं की गतिविधियों को सीमित किया। बर्नी के अनुसार सल्तनत के प्रशासन में 4 प्रमुख मंत्री होते थे जो सल्तनत काम के आधार स्तंभ थे, जिनके ऊपर सल्तनत का संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा टिका हुआ था। ये थे दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंशा, दीवाने रसालत। राज्य का प्रधान वजीर होता था, इसे दीवाने विजारत। मंत्रालय इसका कौन सा होता था? दीवाने विजारत। ये दीवाने विजारत में बैठता था। इसके बाद बेटा कौन सा आता था? दीवाने विजारत के बाद, दीवाने विजारत के बाद प्रधानमंत्री के बाद आते थे दीवाने इसराफ, लेखा परीक्षक, दीवाने विजारत राजस्व, दीवाने इमारत लोक निर्माण, दीवाने आमिर को ही कृषि विभाग महत्वपूर्ण विभाग थे। उनकी सहायता के लिए नायब वजीर, मुस्तफा मुबालिक महालेखा परीक्षक, मुसरी मुबालिक महालेखाकार, मजूमदार और खनिज कोषाध्यक्ष होते थे। विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। गजनवी ने प्रारंभिक काल में वजीर का पद सबसे ऊंचा और सम्मानित पद माना गया। तुगलकालीन मुसलमान भारतीय विजारत का स्वर्णकाल था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पे था। सैयद सुल्तानों में वजीर के पद की हैसियत घटने लगी। लोधी के काल में वजीर की पावर कम हो गई थी। दीवाने मुक्त खराज, अलाउद्दीन ने वित्त विभाग के अधीन मुक्त खराज नामक विभाग की स्थापना की थी। यह राजस्व एकत्रित करता था, अधिकारियों के नाम पर बकाया राशि की जांच करना और उसे वसूलना। अलाउद्दीन खिलजी ने कोष को नियंत्रित करने की कोशिश की। दीवाने अमीर को ही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इस विभाग का कार्य माल गुजारी को लेना था। देखिए जो विभाग अलग अलग सुल्तानों ने बनाए, ये दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन में उन सुल्तानों के नाम पर पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। वजीर को संभवतः नगद वेतन के साथ कुछ भू राजस्व भी मिलता था। अजीर मुमालिक मंत्रालय दीवाने अरीज कहलाता था। सेना का प्रधान होता था। सैनिकों की भर्ती, वेतन निर्धारण, सैनिकों गुड़गा हुलिया रिकॉर्ड ये सब रखने का काम यही करता था। दीवाने इंशा शाही पत्र व्यवहार का मंत्रालय था। दबीन नामक सचिव कार्य करते थे। दीवाने मुमालिक होता था। मंत्रालय का काम शाही घोषणाओं को करना, राजकीय घोषणाओं को तैयार करना था। दीवाने रसालत विदेश मंत्रालय था। विदेश वार्ता कूटनीतिक संबंधों को चलता था। कज और कुजारत न्याय विभाग का प्रधान होता था, जो संभवतः काजी को बनाया गया है। रसूल सुदूर ये धर्म विभाग था। वरीले मुमालिक गुप्तचर विभाग था। वकीले दर शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवा करता था। दीवाने रियासत व्यापारियों का ध्यान रखता था। दीवाने बंदगन दासों का विभाग फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवाने इस्ताफ फिरोज शाह तुगलक ने पेंशन के लिए बनाया था। इसके बाद बारबक, इसके बाद एक और आता है, ठीक है। इसके बाद अमीर हिजाब दरबार में आने वाले व्यक्तियों की जांच करता था। अमीर शिकार सुल्तान को आखेट में ले जाता था। अमीर मजलिस सभाओं दावताओं का करता था। शाहजहां सुल्तान का व्यक्तिगत अंग प्रधान होता था। अमीर आकुन अश्वशाला देखता था। यहाँ ने पीर हस्तिशाला का अध्यक्ष था। राजधानी का प्रशासन कोतवाल के हाथ में होता था, ठीक है। प्रांतीय सरकार की प्रतिमूर्ति थी, उसमें भी कई विभाग बनाए गए थे जो केंद्र के अंदर थे। प्रजापति सुल्तान की तरह प्रांतीय शक्तियों का केंद्र होता था। उसकी नियुक्ति सुल्तान द्वारा होती थी। प्रांत गवर्नर एकता, प्रधान वली, नाजिर, मुफ्ती, इक्तेदार कहा जाता था। मुफ्ती अथवा वली को कुछ अधिकार थे। दूरस्थ प्रांतों में होते थे। कर संग्रह करने के लिए सैनिक वगैरह रखते थे। मुफ्ती पूर्णतः स्वायत्ता प्रदान थे। सचिवालय पद दिवीर का सचिव होता था। इल्तुतमिश ने इक्तेदारों को एक इक्ते से दूसरे इक्ता में स्थानांतरण करने की नीति अपनाई। बलबन ने उन इक्ताओं को जिसमें राजस्व नहीं मिला था खत्म कर दिया और खालसा भूमि बदल दिया। प्रांतों को जिलों में बांटा गया, इन्हें शिक कहा गया। प्रत्येक परगने में आमिल और मुशरिफ होते थे। मुशरिफ महत्वपूर्ण अधिकारी थे जो प्रशासनिक कार्यों को देखते रहते थे। मुंसिफ जैसे महत्वपूर्ण अधिकारी के बाद एक शहर या 100 गांव का समूह अमीर सदा होता था। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। उसका अधिकारी पटवारी होता था। लेखाकार चौधरी खुद मुकद्दम जो इनकी मदद के लिए सदैव विराजमान रहते थे। प्रांत में न्यायपालिका 4 प्रकार की थी। वली गवर्नर का न्याय, काजी सूबा, दीवाने सूबा, सद्र। प्रांतीय न्यायालयों में मुफ्ती, मुस्तिफ व दबादक होते थे। कुछ केंद्र शासित प्रदेश खालदा क्षेत्र होते थे, शिक और शहर होते थे। इनके प्रभारी अधिकारी शाहाना कहलाते थे। तुर्क प्रशासन व्यवस्था में सैनिक संगठन का विशेष महत्व था। सैनिक संगठन बनकर तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित था। सल्तनतकालीन सुल्तानों ने बलबन में सैन्य विभागों की स्थापना तथा अमीर अलाउद्दीन खिलजी के स्थानीय सेना के गठन का श्रेय दिया जाता है। बच्चों इसके आगे हम लोग 5 मिनट बाद पढ़ेंगे। यहीं तक रोकते हैं। अगली स्लाइड में, अगले लेक्चर में आपको इसके आगे मिलेंगे।